Welcome to the channel guys. This is the explanation video of Hell's Paradise Season 1 Episode 5. Also मैं हमारे चैनल पर जुजुत्सु काइजन सीजन 2 एंड ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेथ सीजन 1 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. For that make sure you subscribe to the channel. And now without wasting any more time, let's get into it. एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि सागिरी अपने फादर को अपने ड्रीम में देखती है, जिसके बाद वो डर कर उठ गई. अब सागिरी डायरेक्टली बेहोशी के हालत से उठी थी, जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड में वो बेहोश हो गई थी. सागिरी के उठते ही असाइमन गेंजी वहां पर आ गया. सागिरी ने उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ. गेंजी ने उसे बताया कि हम इसी आइलैंड के एक केव में है और यहाँ पर हमें किसी मॉन्स्टर या इंसेक्ट से खतरा नहीं है. सागिरी केव से बाहर आकर देखती है कि गाबीमारू खाना बनाने की तैयारी कर रहा था. सेंटा फटे हुए कपड़ों को सी रहा था एंड यूजुरिया ने कहा कि वो इन पर ध्यान रख रही है. अब सेंटा ने कहा कि जैसे कि अब सागिरी उठ गई है, क्यों न हम अपनी आगे की प्लानिंग को डिस्कस करें. उस पर गाबीमारू ने उसे बताया कि जब वो खाना ढूंढने के लिए आइलैंड पर घूम रहा था तब उसने इस जगह के बारे में कुछ रिसर्च किया. सबसे पहले तो उसने बताया कि यहाँ पर हमें दिए हुए ड्राइंग जैसे दिखने वाली कोई भी चीज़ मुझे नहीं मिली. वैसे मैंने सारे आइलैंड पर तो नहीं ढूंढा, तो मैं पक्का नहीं कह सकता कि एलिक्सर यहाँ पर है कि नहीं. जिस पर यूजुरिया ने उसे कहा कि तुम अगर पूरे आइलैंड पर भी घूमे होते तो क्या हो जाता. क्या तुम्हें पता है एलिक्सर कैसे दिखता है. ऑब्वियसली गाबीमारू ने एलिक्सर को नहीं देखा था. आगे गाबीमारू ने बताया कि कुछ अजीब से बातें मैंने नोटिस की है इस आइलैंड पर, जैसे कि यहाँ के मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दो प्रजाति के मिक्सचर्स है. कुछ नॉर्मल है जो मेन लैंड पर भी देखने को मिलते हैं, बट कुछ अजीब से प्लांट्स देखे जो समुराई की तरह लग रहे थे. सब समझ गए थे कि यहाँ पर आए हुए 60 लोग जो लापता हुए थे वो किसी वजह से प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं. बट मुझे इस ड्राइंग जैसा कुछ भी नहीं मिला. सेंटा ने उसे बताया कि हमें इस ड्राइंग के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के लिए यूज किए गए वर्ड्स लाइक पैराडाइज एंड टोकीजिको नो गाकुनोमी, ये दोनों ही वर्ड्स दो डिफरेंट कल्चर से आते हैं. और यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलते हैं वो बुद्धिस्ट एंड टाओइज्म कल्चर से है. सो यहाँ पर सब कुछ मिस्टीरियस है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. हमें इस चीज़ के बारे में परवाह करने की ज़रूरत है कि इन स्टैचूज़ को किसने बनाया और क्या इन लोगों के पास इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और अगर है तो क्या वो लोग इसी आइलैंड पर रहते हैं. जिस पर सागिरी ने कहा कि इस आइलैंड पर किसी का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है. जिस तरह के मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर्स यहाँ पर रहते हैं, जब मैंने इनमें से एक मॉन्स्टर को काटा था तो मुझे उसके बॉडी में किसी भी तरह के ऑर्गन्स फील नहीं हुए थे. जितने भी मॉन्स्टर्स को हमने देखा है वो सब के सब बहुत ही अजीब थे. कुछ हाफ ह्यूमंस एंड हाफ एनिमल्स थे. समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या कहे. सेंटा ने कहा कि उनके बॉडी पर जो चीज़ें हैं वो भी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती है और उन्हें काफ़ी अनएक्यूरेट वे में बनाया गया है. सो ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे एक तरह के इनकम्प्लीट गॉड्स है जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगते हैं, जो कि गॉड्स नहीं होते, एंड बहुत ज़्यादा अननेचुरल है. सो वो इंसान भी नहीं है. इन सिंपल वर्ड्स ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है. अब गाबीमारू ने कहा कि जो क्रीचर्स बिना ऑर्गन्स के जिंदा रह सकते हैं तो मतलब उन्हें इमॉर्टल कहा जा सकता है, और इसका मतलब एलिक्सर ऑफ लाइफ का यहाँ पर होना काफ़ी हद तक पॉसिबल है. और अगर वो यहाँ पर है तो हम उसे ढूंढ कर अपने लाइफ को आज़ादी से जी सकते हैं. अब सेंटा ने कहा कि गाबीमारू सही कह रहा है. अब हमें सबसे पहले यहाँ के मॉन्स्टर्स के बॉडी स्ट्रक्चर को समझना होगा और इनका पीछा करना होगा, या फिर ये पता लगाना होगा कि ये कहाँ पर रहते हैं, जिससे हम आसानी से एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ सकेंगे. अब हमने सागिरी को देखा जो सनसेट को देखते हुए सोच रही थी कि अभी तक हमें यहाँ पर आए हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ. तभी वहाँ पर असाइमन गेंजी ने आकर सागिरी से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ सागिरी, जिससे मुझे मॉनिटर करना था वो क्रिमिनल मारा जा चुका है. सो मैं तुम्हारे क्रिमिनल को मॉनिटर कर सकता हूँ. तुम यामाडा क्लैन के फर्स्ट सामुराई की बेटी हो. तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम क्लैन के हेड से शादी करो. अल्सो शोगन्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं तुम्हारे क्रिमिनल को मॉनिटर करूँ. सागिरी ने कहा कि मुझे मेरा काम पूरा करना है. गेंजी ने उसे कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम गाबीमारू को मारने के लिए उतनी पावरफुल हो. तुमने तो अपनी स्वॉर्ड भी गवा दी. सामुराई के लिए उसकी स्वॉर्ड उसके दिल की तरह होती है जिसे तुम गवा चुकी हो. अल्सो तुमने स्वॉर्ड को किसी बैटलफील्ड पर नहीं गवाया. मैं ये नहीं कहता कि तुम अच्छी सामुराई नहीं हो. तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत अच्छी है, बट वो एग्जीक्यूटर की तरह, एक वॉरियर की तरह नहीं. तुम्हें किसी बैटल का एक्सपीरियंस भी नहीं है. सो मेरे अकॉर्डिंग तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो.
क्योंकि तुम एक वुमन हो जिसकी पावर्स की हमेशा एक लिमिट होती है। तभी सेंटा वहां पर आकर गेंजी से कहता है कि क्या तुम सच में सागिरी को घर वापस भेजना चाहते हो, जबकि इस आइलैंड से अभी तक कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया है, फिर चाहे वो कोई बोट ही क्यों ना यूज करे। मुझे नहीं लगता कि कोई इस आइलैंड से अकेला वापस जा सकता है। गेंजी ने फिर से सागिरी को वापस जाने के लिए कहा और वो वहाँ से चला गया। सेंटा ने सागिरी से कहा कि गेंजी ने जो कुछ कहा वो सही है, अगर तुम यहाँ से निकल सकती हो तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम यहीं पर गाबीमारू को रोकने के लिए रुक जाओ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो, क्योंकि सेंटा ने नोटिस किया था कि गाबीमारू ने सागिरी की जान को बचाया था और हो सकता है गाबीमारू ने उसकी जान इसलिए बचाई हो क्योंकि वो वापस उसके साथ जाना चाहता हो, क्योंकि मॉनिटर्स के साथ जाना कंपलसरी है, तभी उसकी सजा माफ की जाएगी। अगर ऐसा है तो तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए क्योंकि गाबीमारू तुम्हारी जान को खतरा नहीं होने देगा। तभी हमने नुरुगाई एंड असाइमन टेंजा जो उसे मॉनिटर कर रहा था उसे एक बोट पर देखा जो आइलैंड से निकल रहे थे बिना एलिक्सिर के। टेंजा ने कहा कि हमें यहाँ से निकलना है, बट सामने फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। नुरुगाई ने उसे कहा कि तुम इतना ज्यादा हाथ पैर क्यों मार रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ वरना तुम बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। वैसे भी हमें वापस जाकर वो लोग मार ही देंगे क्योंकि हम बिना एलिक्सिर ऑफ लाइफ के जा रहे हैं। टेंजा ने उसे कहा कि मैं शोगन से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मेरी बात को मान लेंगे। तभी उसे सामने एक बड़ी शिप देखने को मिलती है। टेंजा ने कहा कि ये जरूर गवर्नमेंट की शिप होगी और हम इसी से घर जा सकते हैं, बट जल्दी उन्हें रियलाइज हुआ कि वो शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये गवर्नमेंट की शिप नहीं है, ये उन लोगों की शिप्स है जो आइलैंड से वापस जाने की कोशिश में मारे गए थे और उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड तभी इन पर आइलैंड के एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। अब हमें यहाँ पर नुरुगाई का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जब इमिशी ग्रुप के कुछ लोग जंगल में रास्ता भटक गए थे। अब इमिशी मतलब जो लोग गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते और माउंटेन्स में रहकर अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तभी उन्हें नुरुगाई मिली। उन्होंने नुरुगाई से कहा कि क्या हम तुम्हारे विलेज में रेस्ट कर सकते हैं। नुरुगाई उन्हें अपने विलेज ले गई, बट वो सब गवर्नमेंट के लोग थे जिन्होंने नुरुगाई के पूरे विलेज के लोगों को मार दिया। तब से नुरुगाई खुद को अपने विलेज के लोगों के मारे जाने के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। उन्होंने नुरुगाई को जेल में लॉक कर दिया था, उससे बाकी के विलेज मेंबर्स का पता निकालने के लिए। तभी टेंजा ने नुरुगाई को एक मौका दिया था जीने का और उसे उस आइलैंड पर एलिक्सिर ऑफ लाइफ लाने के लिए भेजा था, क्योंकि नुरुगाई एक बच्ची थी और वो कोई क्रिमिनल नहीं थी। अब प्रेजेंट में हमने देखा असाइमन कीशो डोनो को जो उसी शिप पर था जिस पर नुरुगाई एंड टेंजा थे। आइलैंड से वापस जाते हुए शायद वो वहीं पर फंस चुका था और उसकी बॉडी पर फ्लावर्स निकल आए थे और वो मरने की हालत में था। तभी इन पर एक बहुत बड़े जायंट मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। ये सब देखकर नुरुगाई सोच रही थी कि ये गॉड की पनिशमेंट है उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से सारा विलेज मारा गया था और नुरुगाई पर होने वाले अटैक्स को वो रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करके मर जाना चाहती थी। बट टेंजा उसे हर अटैक से बचा रहा था क्योंकि वो नुरुगाई के इस डिसीजन को समझ नहीं पा रहा था। टेंजा ने उसे एक आखिरी बार पूछा कि क्या तुम जिंदा रहना चाहती हो। नुरुगाई को अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आने लगी। सो अपने क्लैन के आखिरी मेंबर होने की वजह से और अपने क्लैन के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए नुरुगाई ने जिंदा रहने का डिसीजन ले लिया और ये दोनों उस मॉन्स्टर से बचकर वापस आइलैंड के किनारे पर पहुंच गए, क्योंकि वो आइलैंड से पास ही थे। और अब फिर से ये लोग एक बार यहाँ से सेफली निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब हमने नाइट को सागिरी एंड गाबीमारू के बीच एक छोटा सा कन्वर्सेशन देखा। गाबीमारू ने कहा कि मेरी वजह से तुम बेहोश हुई थी, क्योंकि मेरे साथ लड़ते हुए जो जख्म तुम्हें मिले थे उनकी वजह से तुम पॉइजनस इंसेक्ट के कांटेक्ट में आई थी। मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं यहाँ से एलिक्सिर ऑफ लाइफ लेकर जिंदा वापस जाऊंगा और जो मेरे साथ है इस जर्नी में उन सबका साथ निभाऊंगा और जो मेरे रास्ते के बीच में आएगा उसे मैं मार दूंगा। ऑल्सो उसने सागिरी से कहा कि तुम बहुत पावरफुल हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हम हमारी सारी पावर्स को तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हमें खुद पर विश्वास हो, ऐसा उसके गांव वाले कहते थे। अब अगले दिन गेंजी ने सागिरी से पूछा कि क्या तुम तैयार हो घर जाने के लिए, जिस पर सागिरी ने उसे कहा कि मैं वापस नहीं जा रही हूँ और मुझे यहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। गेंजी ने फिर से उसे कहा कि तुम एक वुमन हो, तुम्हारी ड्यूटी है अपने क्लैन के लिए बच्चे पैदा करना जो आगे चल के सामुराई बन सके। तुम वीक हो और इस जॉब के लिए और सामुराई बनने के लिए तैयार नहीं हो।
सागिरी ने कहा कि मैं बचपन से ही ये सब सुनते आई हूँ कि मैं वीक हूँ, मुझे बच्चे पैदा करने चाहिए और सामुराई बनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हमेशा से लोगों ने मुझ पर डाउट किया है, इवन मेरे फादर भी नहीं चाहते थे कि मैं सामुराई की लाइफ जीऊँ, बट मैं वो सब नहीं करना चाहती। मुझे पता है मुझे एक्सपीरियंस कम है, बट फिर भी मैं अपनी लाइफ को खुद के मर्जी से जीना चाहती हूँ। तो क्या मुझे ये अधिकार नहीं है? गेंजी ने गुस्सा होकर सागिरी पर अटैक कर दिया। सागिरी ने बहुत ही फास्ट वे में गेंजी से उसकी स्वॉर्ड छीन ली। गेंजी ये देखकर शॉक में था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तभी वहाँ पर जायंट क्रिमिनल ने उन पर अटैक कर दिया और उसने गेंजी को मार दिया और एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।